बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हुए। इंतजार खत्म हो गया है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 11 बजे के बाद कभी भी शपथ ग्रहण किया जा सकता है। राजभवन में शामियाने के साथ ही मंच भी तैयार हो चुका है, साउंड सिस्टम भी लग चुके हैं। हलवाइयों ने भी काम शुरू कर दिया है, मिठाइयां बनाई जा रही हैं और मंत्री बनने वाले विधायकों को कुछ ही समय में कॉल भी पहुंच सकते हैं। यानी कि अब जो इंतजार की घड़ियां थी, जिसे लेकर सब बेताब थे, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। और माना जा रहा है चूंकि कल शपथ ग्रहण होना है मंत्रियों का, ऐसे में कभी भी विधायकों को फोन कॉल पहुंचने शुरू हो सकते हैं। निश्चित तौर पर सभी विधायकों के दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी। तो राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कल कैबिनेट का गठन किया जाएगा और कल शपथ ग्रहण होगा। खत्म होने वाला है कैबिनेट का इंतजार, कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। पिछले कई हफ्ते से मंत्रिमंडल गठन पर जो सस्पेंस बना था वो खत्म हो चुका है। अब करीब करीब साफ हो चुका है कि कल भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल तैयार हो जाएगा। कैबिनेट छोटा होगा, इसके संकेत प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कई दिन पहले ही दे चुके हैं। लेकिन ऐसी चर्चा है कि एमपी वाले फॉर्मूले को राजस्थान में भी लागू किया जा सकता है। मंत्रिमंडल का गठन कब होने जा रहा है? शीघ्र ही आप लोगों को इसके लिए सूचना दी जाएगी। कितने मंत्री बनेंगे? इसकी भी जानकारी बहुत जल्दी मिलेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार के बाद सबकी निगाहें अब राजस्थान पर हैं। ऐसे में मंगलवार सुबह अचानक सीपी जोशी का बीजेपी कार्यालय पहुंचना और फिर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलना कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि मंत्रिमंडल गठन पर कवायद तेज हो चुकी है। मंत्रिमंडल गठन पर जारी कयासों का दौर भी थमने वाला है। ऐसी भी खबर है कि शपथ को लेकर राजभवन में शामियाना तैयार हो चुका है। मंत्रिमंडल छोटा होगा, इस बात के संकेत दिए जा चुके हैं, जिसका बाद में विस्तार किया जाएगा। लेकिन ये साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस मिनी मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र को साधने की कोशिश होगी। यानी लोकसभा चुनाव में विधायकों की परफॉर्मेंस को आधार बनाकर पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। सूत्रों की माने तो राजस्थान में 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिनमें 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी के मंत्रिमंडल में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर रहेगा। 16 मंत्रियों में से बीजेपी दलित और महिला चेहरे के साथ साथ युवाओं पर भी फोकस करेगी। साथ ही मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा के अलावा राज्यवर्धन राठौर का मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। भजनलाल कैबिनेट में कितने मंत्री बनाए जाएंगे ये कल साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ युवा शक्ति और तजुर्बे का संगम भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जहां किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ भले ही चुनाव हार गए, लेकिन भजनलाल सरकार उनके तजुर्बे का पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगी। चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ को पार्टी भविष्य में खाली होने वाली सीटों से चुनाव लड़ा सकती है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में राठौड़ ने भजनलाल कैबिनेट में ईमानदार, अनुभवी और युवा चेहरों को मौका मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी भविष्य में जिम्मेदारी देगी उसका वो निर्वाह करेंगे। बाबूलाल धाल ने 7 बार के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से भजनलाल कैबिनेट, खुद की भावी योजना और उनके हार के कारणों पर विस्तार से बातचीत की। आप भी सुनिए। बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब,
नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, किस तरह का आकार होता हुआ आप देख रहे हैं? मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, मंत्रिमंडल का प्रकार क्या होगा, इस पर फैसला करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। प्रोगेटिव है उनका, वो सही समय पर आलाकमान से बात करके सही निर्णय करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही वो दिन भी आ जाएगा जब मंत्रिमंडल हमारे सामने होगा। मंत्रिमंडल में जुझारू लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, जिनका एक विज़न होगा, वैसे लोग होंगे। अब राजस्थान निश्चित तौर पर विकास की दृष्टि से लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। और पिछली सरकार के समय में जो हैरानी परेशानी आम आदमी की रही वो दूर होगी निश्चित तौर पर। इस प्रकार की उम्मीद राजस्थान पाले बैठा है और उसको पूरा करने का काम नई सरकार, भजन जी की सरकार करेगी। गुड मिक्स देखने को मिल सकता है दोनों चीज़ों का। कैबिनेट के बारे में निर्णय और उस पर बारे में कुछ बात कहने का मुझे हक नहीं है, परंतु जिस प्रकार मोदी जी है तो हर एक चीज़ मुमकिन है। मोदी जी के मैजिक से जिस प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छी कैबिनेट होगी जिसमें सारे वर्ग होंगे, जिसमें अनुभव के साथ साथ नया जोश, नया खून भी होगा। और आप देखेंगे कि राजस्थान की जनता वाह वाह कर उठेगी। तो ये थे राजेंद्र राठौड़। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात भजन लाल के एक और प्रतिज्ञा की करेंगे। भजन लाल सरकार नए साल पर शिक्षकों को न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रही है। नए साल पर शिक्षकों की बम्पर भर्तियां होंगी। स्कूलों में खाली चल रहे पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 100 दिन की डेडलाइन तय की है। नए साल पर शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। भजन लाल सरकार ने तय की डेडलाइन। नए साल पर लंबे वक्त से भर्ती का इंतजार कर रहे टीचर्स को गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि भजन लाल सरकार ने तय कर लिया है कि अगले 100 दिन में शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे को अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियां पूरी की जाएंगी। विभाग के खाली पदों की गणना कराकर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। इस बाबत प्रदेश सरकार ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन जो भर्ती हैं उनको सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जो खाली पद हैं उनकी भी गणना सरकार करा रही है। 90 दिन की जो कार्य योजना बनाई है सरकार ने, जिसमें 12,000 से अधिक पदों को भरने का बीड़ा सरकार ने उठाया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे जो है विभाग में खाली पद खाली पड़े हैं वो जल्द भरेंगे और काम भी सुचारू रूप से हो पाएगा। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग अगले 90 दिन में 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों का काम पूरा करेगा, जिसमें व्याख्याता के 2,592 पद होंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 8,842, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के 461 पद होंगे, प्रयोगशाला सहायक के 61 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद शामिल हैं। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करना भी शामिल है। अगर सरकार 100 दिन के अंदर लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो आने वाले सत्र में शिक्षा विभाग के ढांचे में और सुधार आ सकता है, जो सरकार का सराहनीय कदम होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान की भजन लाल सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा विभाग के पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का वादा दिलाया है। इस वादे और दावे के साथ साथ ही विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि अगले 30 दिनों में खाली पदों की सूची भी सौंपी जाए, ताकि शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों को भी भरा जा सके। कुल मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भजन लाल सरकार के इस फैसले की शिक्षक वर्ग हर ओर से तारीफ कर रहा है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि पिछली सरकार की भर्तियों को समय पर पूरा करना और नई भर्तियों को सामने लाना। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। को बताते चले कि मारपीट में एक दलित की मौत हो गई थी, जबकि एक दलित की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसे लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश है। कई मांगे दलित समाज की ओर से रखी गई थी, जिनमें
मुआवजे सहित सरकारी नौकरी और साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी। अब देखना होगा कि जो आश्वासन दिया गया है जिला कलेक्टर की ओर से, उन मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। और रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट गठन की खबरों के बीच सीएम भजनलाल शर्मा श्रीकरणपुर सीट पर होने वाले चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। सीएम की कमान संभालने के बाद पहली बार भजनलाल शर्मा ने जनसभा का संबोधन किया, जहां वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आए। सुनिए। 5 जनवरी को श्रीकरणपुर सीट पर होने वाले चुनाव से पहले सीएम एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो पहली बार चुनाव की तैयारी में जुटे और श्रीकरणपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह के लिए जनसभा की और उनके पक्ष में जनता से मतदान की अपील भी की। जनसभा से पहले गुरुद्वारे गए सीएम भजनलाल, वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हुए शरीक। गुरुद्वारे से सभा स्थल तक किया रोड शो। वीर बाल दिवस के मौके पर श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर सीएम ने चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले वो जयपुर के गुरुद्वारा राजा पार्क में दर्शन करने गए, वहां अरदास की। इसके बाद वो श्रीकरणपुर के लिए निकले, जहां श्री गुरुद्वारा सिंह साहिब में मत्था टेका। वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जो विश्व में अगुवाई बन करके चलती है, ये ऐसे नहीं, हमारे उन वीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। मैं उनको नमन करता हूं। गुरुद्वारे में अरदास के बाद सीएम ने सभा स्थल तक रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए। जाहिर है मंच पहले से ही तैयार था। जैसे ही सीएम मंच पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम ने अपने भाषण की शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा इस देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर आपने जिस इसके बाद सीएम चुनावी रंग में नजर आए, जहां मंच से कांग्रेस को जमकर खरी खरी सुनाई। श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को चुनाव होगा, जहां बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह का मुकाबला कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर से होगा, जिन्हें कांग्रेस ने उनके पिता गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद मैदान में उतारा है। अगर इस सीट के चुनावी मुद्दे पर नजर डालें तो उनमें सिंचाई के पानी की उपलब्धता, गन्ने की एमएसपी पंजाब के बराबर होना, नशे के कारोबार पर लगाम लगाना और केमिकल युक्त पानी की रोकथाम जैसे मुद्दे शामिल हैं। सीएम भजनलाल ने पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की, जबकि सचिन पायलट 27 दिसंबर को कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर के समर्थन में जनसभा करेंगे। कांग्रेस के लिए ये सीट साख का सवाल है। अब देखना यह है कि जनता इस सीट पर किसे अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अलवर में नाबालिग लड़की से कट्टे की नोक पर अपहरण कर गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया। डीएसपी अशोक चौहान ने बताया कि कस्बा निवासी महिला ने अपनी बेटी को डराने धमकाने सहित कट्टे का डर दिखाकर अपहरण कर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त किया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा।
खबर झुंझुनू से है, जहां पर बिसाऊ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन से लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और रोहित गुदारा के नाम से फिरौती मांगी गई। मामले में हारून खान खडनी ने बिसाऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रोहित गुदारा नाम का व्यक्ति उनके मोबाइल नंबर पर इंटरनेट नंबर और मोबाइल नंबरों से रात को कॉल कर रुपयों की फिरौती मांगता है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। मामले में पुलिस ने रोहित गुदारा, संपत नेहरा सहित एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी यहीं आई है, पहले भी आई है, उनका मुंबई भी आई है। वहाँ मुंबई में भी हमने मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं और यहाँ पर तो मैंने तुरंत तत्काल एसएचओ को फ़ोन किया। वह एसएचओ का भी इस तरह जाके संपर्क करके और तुरंत सुरक्षा प्रोवाइड करें और इनकी रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज करें। खबर अलवर के खेतड़ी से है, जहां 3 युवकों ने शराब के नशे में एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक पहले युवकों ने नाबालिग का अपहरण किया और उसके बाद आरोपियों ने पहले खुद शराब पी, फिर नाबालिग को शराब पिलाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस मामले में नाबालिग की मां की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले की जाँच सीओ कठुमर को सौंपी गई है। फिलहाल नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नरेंद्र ने डराया धमकाया था और पिस्तौल भी दिखाई थी और उसके दम पर ये मेरे साथ गलत भी किया था। इसने बोला कि अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। खबर डूंगरपुर से है। पुलिस ने तलवार से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 1.5 महीने से फरार चल रहा था। थाना अधिकारी मणिलाल ने बताया कि 13 अक्टूबर को आरोपी ने 2 बदमाशों ने युवक पर तलवार से हमला किया, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई। तो अजमेर के जनाना रोड स्थित फ्लैट में युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जांच पुलिस को सौंप दी गई है। परिजनों ने बताया कि उनका बेटा लंबे समय से अजमेर में रह रहा था। बीती रात पड़ोसी उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वहां वे संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। परिजनों ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। मामले में पुलिस ने परिवार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है, इसे लेकर जांच जारी है। रात की 1 बजे सूचना मिली। मेरे पड़ोसी बोला कि भाई तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जो को आप जल्दी अजमेर मतलब अस्पताल में पहुंचो। तो मेरे को सूचना मिलने के बाद में मैं वहाँ से निकला, जो को 1 बजे अजमेर आ गया। हाँ, अजमेर आ गया करीब 3 बजे। 3 बजे आया तो मेरे को यहाँ उनके साथ ही कोई जो क्यों वो ख़त्म हो गया। रामनाथ ने उपस्थित थाना पर तहरीरी रिपोर्ट पेश की है कि मेरा लड़का ईश्वर श्री वाटिका में रहता था और इसके पास शाम को एक सोनिया नाम की लड़की आई थी, जो अक्सर इसके पास आती जाती रहती थी। उसने ये सूचना दी कि ईश्वर अपने मकान पर मृत पड़ा हुआ है, जिस पर मोनू, दिनेश व ये इसको अस्पताल लेकर आए हैं। उक्त संदर्भ में इनके द्वारा मृत्यु को संदिग्ध होना बताया है, जिस पर मृत दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और नए साल की शुरुआत से पहले प्रदेश में एकदम से प्रदूषण में इजाफा हो गया। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ रहा। हनुमानगढ़ में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी जयपुर में AQI 340 के पार है। प्रदूषण बढ़ने के साथ राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए हमारे संवाददाता अरबाज अहमद की ये रिपोर्ट। इजाफे के साथ ही प्रदूषण में भी इजाफा हो गया है। प्रदेश के 13 से ज़्यादा शहरों में 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में 340 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कई शहरों में विजिबिलिटी बहुत तेज़ी से डाउन हुई है। आप देख सकते हैं कि दोपहर बाद भी शहर के दूर के इलाकों में अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी की स्थिति ये है कि चारों तरफ धुंध और स्मॉग नज़र आ रहा है।
प्रदूषण बढ़ने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना लगातार गड़बड़ाता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी नवंबर के पूरे महीने में लगातार लोगों को हेल्थ एडवाइजरी जारी की थी। दिसंबर की शुरुआत के बाद में अब नए साल के आसपास फिर से जो है स्मॉग ने हमला किया है और आप देखेंगे कि प्रदूषण की मार की वजह से राजस्थान के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद ख़राब हुई है, जिसमें हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अलावा बीकानेर, जैसलमेर जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी कोटा और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हुई है। फिलहाल ज़रूरत है कि हालात के मुताबिक प्रदूषण को सुधारने की कोशिशें की जाए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसके लिए कोई ख़ास नीति तैयार करे जिसका असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़े और लोगों को बेहतर हवा सांस लेने के लिए मुहैया हो सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल पर एक कैंप में पुलिस अधिकारी पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप है कि पुलिसकर्मी अपने 4-5 दोस्तों के साथ नशे में चूर होकर एक कैंप में पहुंचता है, जहां वो कैंप संचालक पर डीजे बंद नहीं करने का दबाव बनाता है। इतना ही नहीं, उसे अपने रसूख की धमकी भी देता है। आरोप है कि पुलिस वाले ने सम कोतवाली का इंचार्ज बनने की धौंस भी दी और कहा कि अगर डीजे बंद हुआ तो तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद धमकियों के दबाव में आए कैंप संचालक ने रात 11 बजे तक डीजे चलाया। नशे में धुत पुलिस अधिकारी की इस हरकत से आसपास के कैंप में सोए पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि सम पर्यटन स्थल के व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार रात 10 बजे ही डीजे बंद कर देते हैं। तो 11 बजे तक संचालक डीजे बजाने को इसीलिए मजबूर हुआ क्योंकि यहां पर एक पुलिस वाला पहुंचता है, अपनी वर्दी का धौंस दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने डीजे बंद किया तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद आसपास जो पर्यटक पहुंचे होते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, लेकिन बावजूद इसके अब देखना है कि पुलिस वाले पर क्या कार्रवाई की जाती है। और अब एक नजर 5 मिनट में